तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत तंदुरुस्त होंगे। ओके, चलो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि 2010 में पूछा गया है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो। ईस्ट क्या है? ठीक है, खमीर है। क्या है खमीर? क्या बेसिडियोमाइसीट्स है, जाइगोमाइसीट्स है, फंगस रूट है या एस्कोमाइसीट्स है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईस्ट किसके अंदर आता है? फंजाई के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फंजाई के अंदर। ओके, फंजाई के अंदर। आप लोग प्लीज़ नोटबुक ले लो क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ जिसको आप लोग नोट डाउन करोगे, क्योंकि दोबारा मैं इतना रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद ही कर लेना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट बार कोई भी क्वेश्चन आए तो जिसका आंसर आप लोग कर लो। ठीक है, चलो फंजाई के को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। किसने? 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। तो जो हमारा फर्स्ट था उसे क्या बोलते हैं हम? बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स। ओके, चलो सेकंड था एस्कोमाइसीट्स। ASCOMYCETES। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से शायद आप लोगों को दिखे ना तो फिर गलत हो कहीं। ड्यूट्रोमाइसीट्स। क्या? ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स। जो हमारा फोर्थ नंबर है वो क्या है? फाइकोमाइसीट्स। क्या है? PHYCOMYCETES। फाइकोमाइसीट्स। ठीक है गाइज, तो पता चल गया कि फंजाई को किस 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइसीट्स एंड फाइकोमाइसीट्स। अब बेसिडियोमाइसीट्स के कुछ एग्जाम्पल थे, तो एग्जाम्पल देख लो क्या है। प्यूकीनिया। बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्यूकीनिया, PUCCINIA, USTILAZO, अस्टलागो, या फिर एगेरकस। क्या? एगेरिकस। एगेरिकस। ये तीनों किसके एग्जाम्पल थे? बेसिडियोमाइसीट्स के। चलो इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, तो आप सीधा इसे बोल सकते हो एक वर्ड में, बड़ा पूसा। क्या बोलोगे? बड़ा पूसा। बड़ा पूसा। तो बड़ा से क्या हो गया? बेसिडियोमाइसीट्स, और पूसा PUSA। तो P से प्यूकीनिया, US से अस्टिलागो एंड A से एगेरिकस। ठीक है, चलो तो याद हो जाएगा। अगली बार कोई भी अगर एग्जांपल देता है कि बेसिडियो प्यूकीनिया किसका टाइप है तो सीधा लिख लोगे ना कि बेसिडियोमाइसीट्स के। और इसके हिंदी नहीं होते हैं। आप लोग बोलोगे कि इसकी हिंदी बताओ, तो बेसिडियोमाइसीट्स को बेसिडियोमाइसीट्स ही लिखा जाता है। यहाँ पे देख लो हिंदी में बेसिडियोमाइसीट्स ही लिखा हुआ है, माइसिटीज़ ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसे याद कर लेना। इसका ट्रिक क्या है? बड़ा पूसा। बड़ा पूसा। ठीक है, अब चलो एस्कोमाइसीट्स के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ईस्ट एंड सेकेंड न्यूरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो ईस्ट पता चल गया किसका है? एस्कोमाइसीट्स का। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ईस्ट क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसीट्स। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एस्कोमाइसीट्स। चलो ये इसको मैं ठीक कर बता दी कि इसका आंसर क्या हो गया? एस्कोमाइसीट्स। याद हो जाएगा। अब चलो आगे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एस्कोमाइसीटीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या है? ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। अब आ जाते हैं हम ड्यूट्रोमाइसीट्स के। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, पूरा स्क्रीन भर गया है। ठीक है, चलो याद रखना ड्यूट्रोमाइसीट्स। क्या बोले हैं? ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो लिख लो अल्टरनेरिया। पहला क्या है? अल्टरनेरिया। ठीक है, दूसरा है कॉलियोटोट्रैकम। ओके, एंड थर्ड वन इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? एक एस्कोमाइसीट्स का सिर्फ ट्रिक नहीं बन पाया है। ठीक है, इसका क्या बनेगा कि इसका क्या बन जाएगा? डे अल्टरनेट क्लास 3 है। डे अल्टरनेट क्लास 3 है। डे से क्या हो गया हमारा? ड्यूट्रोमाइसीट्स। अल्टरनेट से क्या हो गया? अल्टरनेरिया। क्लास से क्या हो गया? कॉलिकोट्रैकम। और 3 से ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे ना, तो अगर ऑप्शन सामने आएंगे ना तो याद आ जाता है, तो फिर उसे टिक करोगे तो 100% सही टिक होगा। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीट्स के बता चुकी हूँ, बड़ा पूछा। ठीक है, ईस्ट का नहीं
एस्कोमाइसिट्स का नहीं बन पाया तो उसका याद कर लीजिएगा, ईस्टर्न न्यूरोस्पोरा उसके एग्जाम्पल में। एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स के क्या है, ड्यूट्रोमाइसिट्स के क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रैकम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेट क्लास 3 है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, लास्ट वन इज फाइकोमाइसिट्स। चलो इसे नोट करते हैं, फाइकोमाइसिट्स, PHYCOMYCETS, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे देख ले। तो जो हमारा लास्ट है वो क्या बोल रहा है कि फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो राइजोपस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अल्ब्यूगो, ठीक है। उसके बाद म्यूकस, MUCUS, ठीक है, म्यूकस। तो इसका क्या ट्रिक बनेगा, प्रभु श्री राम। क्या बनेगा, प्रभु श्री राम। राम ऐसे लिखोगे RAM, ओके। तो प्रभु से क्या हो गया, फाइकोमाइसिट्स। R से क्या हो गया, राइजोपस। A से क्या हो गया, एल्ब्यूगो। एंड M से क्या हो गया, म्यूकस, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसे प्लीज़ याद कर लिया करो या नोट कहीं कर लिया करो ताकि याद रहेगा, क्योंकि जब ऑप्शंस देंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मैंने बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था, तो इसमें क्या पूछा है, ईस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईस्ट क्या है, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिट्स का। किसका एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिट्स का। तो आंसर क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। चलो तो एक और चीज़ देख लो बच्चों की, एस्कोमाइसिट्स को ना एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, सैक फंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक फंगी या फंजाई, ठीक है। चलो तो आई होप आप सभी को एग्जाम्पल भी याद हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियरफाई हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे नहीं लगता है कि फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से किसमें फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है, ओके। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूकोजैंथीन किस में पाया जाता है, ठीक है। क्या ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, या डाई एटम में, या रेड एल्गी में, ठीक है। तो चलो इसमें भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोग को नोट करना होगा, तो प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करो और नोट किया करो, ओके, ताकि नेक्स्ट बार मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। और आपके भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है ना कि पहले से आप एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर लोगे, ओके। अगर पूछ दिया कि ब्राउन एल्गी की क्लासेस क्या है, ग्रीन एल्गी की क्लासेस क्या है, इसके सेल वॉल किससे बनते हैं, ओके गाइस, तो ये सब मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसका सीधी ये जान लो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ब्राउन एल्गी, क्या है आंसर, ब्राउन एल्गी। ये जो फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट होता है ना, वो किस में पाया जाता है, भूरे ब्राउन एल्गी में, ओके। किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर याद हो गया। और हाँ, एक और चीज़ कर लो कि ब्राउन एल्गी में एक और पिगमेंट पाया जाता है, एक सेकेंड, ब्राउन एल्गी में एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, ब्राउन एल्गी में एक फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट पाया जाता है और एक पाया जाता है CHLORO, क्लोरोफिल A एंड C, ओके। ये दोनों पिगमेंट किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। किस में पाया जाता है गाइस, ब्राउन एल्गी में। तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे ना फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा टर्न होके ऐसे बन जाए कि क्लोरोफिल A इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो और ऑप्शंस यही हो, तो आंसर क्या, तो आप बोलो कि मैम ने तो बताया ही नहीं था तो मैं कैसे बनाऊँ। तो नहीं, आप लोग याद कर लो कि क्लोरोफिल A एंड C भी ब्राउन एल्गी में ही पाया जाता है, ओके गाइस। तो चलो आई होप ये समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा और बता देते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। तो ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। किससे बना जाता है, सेलुलोज से, सेलुलोज एंड एल्जिन से। किससे, एल्जिन से। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लो कि ब्राउन एल्गी के सेल वॉल, ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज एंड एल्जिन से। अगर क्वेश्चन ऐसा कर दे कि ब्राउन एल्गी के सेल वॉल का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, सेलुलोज एंड एल्जिन, ओके। ऑप्शन में अगर सेलुलोज एंड एल्जिन दिया हो तो सेलुलोज एंड एल्जिन ही होगा। और हिंदी वाले बच्चे, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल का कोई हिंदी होता है, तो
प्लीज़ गाइज आप लोग ना थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब तो समझ ही रहे होगे, सेलवाल भी में भी आप लोग मतलब समझते होंगे, सेलुलोज भी जानते होंगे, एल्जीन भी जानते होंगे, तो प्लीज़ ये याद करने वाला चीज़ है। अब इसका मैं हिंदी ढूंढने बैठ जाऊँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं कि ब्राउन एल्गी की क्लास को क्या बोलते हैं। ब्राउन एल्गी किस वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है, तो गाइज उसका नाम है फियोफाइसिया। क्या, फियोफाइसिया, PHAEOPHYCEAE, फियोफाइसिया। ओके, चलो अब हम ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की बात कर लिए। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बात हो गया। सेलवॉल का भी बात हो गया, सेलुलोज एंड एल्जीन पाया जाता है। इसकी क्लासेस के बारे में भी हो गया कि इसको फियोफाइसिया क्लासेस से ये बिलोंग करता है। ओके गाइज, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। ग्रीन एल्गी में क्या क्या पाया जाता है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया क्या है, ब्राउन एल्गी। ओके, चलो अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोग नोट इट डाउन कर लो। मैं स्क्रीन को क्लियर करने वाली हूँ और ग्रीन एल्गी के बारे में बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करने के लिए आप लोग रेडी रहना। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, हम किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी यानी हरित शैवाल के बारे में। तो अब इसके क्लास के बारे में जान जाते हैं कि ये किस वर्ग से बिलोंग करता है। तो इसके वर्ग का नाम क्या है, हरित शैवाल के वर्ग का नाम है क्लोरोफाइसी। ओके, अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ये जो पिगमेंट है ना, ये वर्णक। अब इसमें ग्रीन एल्गी में मतलब हरित शैवाल में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो बाबू कौन से वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, CHLOR होगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, और इसका जो सेलवल होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है, तो ये सिर्फ सेलुलोज से बना होता है। तो बच्चों किससे बना होता है ग्रीन एल्गी का सेलवल, सेलुलोज से, ठीक है। हरित शैवाल का सेलवल किससे बना होता है, सेलुलोज से। उसमें कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, और वह किस वर्ग से बिलोंग करता है, तो क्लोरोफाइसी। ओके, इसी के साथ हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या है, डाई एटम। चलो मैं स्क्रीन फिर से क्लियर करती हूँ ताकि स्पेस बन जाए। तो चलो अब हमें क्या बताना है, डाई एटम के बारे में, ठीक है। तो डाई एटम को एक और चीज़ बोलते हैं, ये आप लोग नोट कर लो। डाई एटम को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से डाई एटम को बुलाया जाता है। देखिए डाई एटम का हिंदी भी डाई एटम ही है, ठीक है। तो डाई एटम को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ठीक है। ओशियन में ज़्यादातर जो चीज़ बनता है ना वो किसकी वजह से बनता है, डाई एटम की वजह से बनता है। किससे बनता है, डाई एटम की वजह से बनता है, ठीक है। अब डाई एटम का जो सेलवल होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है बाबू, तो वो सेलुलोज प्लस सिलिका से बना होता है। किससे, सिलिका से, सेलुलोज प्लस सिलिका से बना होता है, ठीक है। और डाई एटम किसका एग्जाम्पल है, तो सिंपल आप लोग समझ जाओ कि प्रोटेस्टा तो जानते होगे ना, प्रोटेस्टा किसे कहते हैं। तो प्रोटेस्टा का एग्जाम्पल क्या है, हमारा डाई एटम है, ठीक है। प्रोटेस्टा का एग्जाम्पल ही हमारा डाई एटम है। इसी के साथ हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं स्क्रीन क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट वन क्या बचा, रेड एल्गी के बारे में। अब रेड एल्गी के बारे में जान लो। तो रेड एल्गी का क्लास मतलब रेड एल्गी का वर्ग, लाल शैवाल का वर्ग क्या होता है, रोहोडोफाइसी। ओके गाइज, आप लोग प्लीज़ नोट करते रहना, रोहोडोफाइसी, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो वर्णक इसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी, ओके। और इसके जो सेलवॉल का क्या नाम है, सेलुलोज पेक्टीन PECTIN। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा स्क्रीन ऑफ हो गया था, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर से हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये जो रेड एल्गी है वो क्या है, रोहोडोफाइसी
इसका क्या है, क्लास है, वर्ग है, ठीक है, क्या है, वर्ग है। ओके, ये इसमें कौन कौन से पिगमेंट यानी कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी। और इसके सेल वॉल किस किस चीज़ से बने होते हैं, ग्रीन लाल सैलाव के, सेलोज, पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, किससे, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। ओके बच्चों, आप लोग प्लीज़ ये सब नोट कर लो, ठीक है ना। और हिंदी वाले भी नोट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझना चाहो तो नहीं समझ सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। चलो, तो इतना बता दिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये सब जितना था वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा कुछ भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही पूछेगा, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को आगे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आगे आप लोग गलत ना करो, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ब्राउन एल्गी। ओके, अब मुझे नहीं लगता कि फिर से मुझे पीछे से अब ब्राउन एल्गी के बारे में बताना पड़ेगा, ग्रीन एल्गी के बारे में, डाइएटम ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, एक बार मैंने बता दिया, उसे आप, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स था जो आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बीज नहीं बनाता, इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसा ट्री है जो जिसमें बीज नहीं बनता या फिर जो बीज नहीं बनाता, ठीक है। तो पहला क्या है, पाइन। ओके, पहला क्या है हमारा ऑप्शन, पाइन। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, ड्रायोपेट्रीज। थर्ड क्या है, यूक्लिप्टस। एंड फोर्थ क्या है, कॉन्फेरियस ट्री। तो जो हमारा फोर्थ है ना, ये पाइन क्या है, पाइन किसका एग्जाम्पल है, कॉन्फेरियस ट्री का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉन्फेरियस ट्री। कॉन्फेरियस ट्री कैसा होता है बच्चों, तो कॉन्फेरियस ट्री को समझो कि सीधा समझो कि ये एक ट्री है, ठीक है ना, जिसका अपर पार्ट जो होता है ना वो क्या होते हैं, ऊपर जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो लोअर लीव्स होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। मतलब नीचे में जो होता है चौड़ा होता है, ऊपर में नैरो, मतलब ऊपर में समझो पहाड़ की तरह होता है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। वैसे इसका डायग्राम मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, आप लोग हंसना मत प्लीज़, ठीक है। ये ऐसे बना रहता है, और ये कॉन्फेरियस ट्री इसी को कहते हैं जो ऊपर में क्या हो, नैरो हो, पतला हो, और नीचे में क्या हो, वाइडर हो, चौड़ा हो, ताकि इस पर अगर स्नोफॉल, क्या ये किस एरिया में होता है, कोल्डर, ठंडे जगह पे ज़्यादा ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, ताकि जब बर्फ़बारी हो ना बच्चों, तो बर्फ़बारी की वजह से जितने भी बर्फ़ इस पत्ते पर गिरे तो ये सब ना नीचे आ जाए, और हमारा पत्ता जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक पत्ते पे बर्फ़ रहेगा तो हमारा पत्ता ख़राब भी हो सकता है ना, लीव्स जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए वो स्लोप टाइप रहता है, क्या रहता है, स्लोप टाइप रहता है, ताकि उस पर से बर्फ़ सब नीचे गिर जाए, ठीक है। इसी तरह वहाँ के जो कोल्डर एरिया में ना घर भी ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो, ये किसका एग्जांपल है, पाइन किसका एग्जांपल है, कॉन्फेरियस ट्री का। तो और यहाँ पे कॉन्फेरियस ट्री में सीड्स लगते हैं, क्या लगते हैं, सीड्स लगते हैं। तो आप लोग याद कर लें कि कॉन्फेरियस ट्री में सीड्स लगते हैं। तो पहला तो हमारा 2 ऑप्शन कट जा रहा है, पाइन इसी का एग्जाम्पल है, तो पाइन में भी सीड लगता है, ठीक है। मैं उसका फिगर भी दिखाऊँगी, आप लोग वेट करो थोड़ा देर। यूक्लिप्टस जो ट्री है ना उसमें भी सीड लगता है, ठीक है, यूक्लिप्टस में भी सीड लगता है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन एवरग्रीन ट्री है, क्या है, ऑस्ट्रेलियन एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, और इसमें भी सीड लगते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, डायोप्टेरीज, क्या है, डायोप्टेरीज क्या होता है बच्चों, तो ये ना एक वुडी फर्न है, क्या है, वुडी फर्न मतलब जानते हो, फर्न मतलब क्या होता है, फर्न मतलब ऐसे समझो, क्या बता दूँ फर्न का, बच्चों फर्न का हिंदी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं फिगर बता रही हूँ। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये किसका फिगर है, ये फर्न का फिगर है, क्या है, फर्न का। तो डायोप्टेरस जो है वो क्या है, एक वुडी फर्न है, क्या है, वुडी फर्न है, और इसमें सीड्स नहीं लगते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वुडी फर्न, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ थोड़ी देर में जा रहे हैं, तब तक मैं आपको पाइन का भी फिगर दिखा देती हूँ और यूक्लिप्टस का भी फिगर दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया ना, कॉन्फेरियस ट्री ऐसा ही होता है, ये कॉन्फेरियस ट्री, ठीक है। और ये देखिए, ये पाइन ट्री है जिसमें ये सीड्स लगे हुए हैं, ओके।
कॉन्फेरिस ट्री बताया ना, ऊपर में क्या रहता है, नैरो रहता है, नीचे में वाइडर रहता है, ऊपर में पतला सा रहता है, नीचे में चौड़ा चौड़ा रहता है, ठीक है, ताकि इस पर बर्फ टिक ना सके, ठीक है। और ये देखिए नीचे पाइन के सीड्स दिख रहे हैं, तो कॉन्फेरिस ट्री में भी ये भी कॉन्फेरिस ट्री ऐसे आ गए, इसमें भी सीड्स लगते हैं, ओके। तो पाइन ही एग्जाम्पल है कॉन्फेरिस ट्री का, ठीक है। चलो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखाते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डायोपेट्रीज। क्या होगा, डायोपेट्रीज, ओके। चलो इसमें और कुछ नहीं समझाना है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कवक है, फंगस। ये मैं आपको अगर मैंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से क्लियरफाई की हूँ, इसलिए अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर क्या है, कवक क्या है हमारा, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि फंजाई क्या है, डिकम्पोजर है। फंजाई क्या है, डिकम्पोजर है। तो द राइट आंसर इज अपघटक। अपघटक, कवक क्या है हमारा, अपघटक है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो निम्न में से कौन सा मार्सपियल है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्सपियल। इसमें से कौन सा एनिमल है जो मार्सपियल है, क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वेल, सेकंड ऑप्शन इज बैट, थर्ड इज कंगारू एंड फोर्थ इज रैबिट। तो चलो पहले ये देखते हैं कि जो ये टर्म है मार्सपियल ये होता क्या है, ठीक है। पहले ये जानेंगे तभी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा समझो, तो बच्चों सिंपल सा समझो कि मार्सपियल होता क्या है। तो मार्सपियल एक मैमेलियन इंफ्रा क्लास से बिलोंग करता है। किससे, मैमेलियन इंफ्रा क्लास से बिलोंग करता है। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके पास क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम हिंदी में थैली बोलते हैं, ठीक है। थैली, उसके पेट के पास ना थैली की तरह एक संरचना बनी होती है जिसमें वो अपने बच्चों को रख कर कहीं भी जाता है, ठीक है, जब तक उसका बच्चा पूरे अच्छे से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। वैसे ही एनिमल को हम क्या बोलते हैं, मार्सपियल। तो आप लोग जैसे ही थैली का नाम लिए तो आप लोग को सीधा सीधा आंसर पता चल गया होगा कि किसके पास थैली होता है। तो कंगारू के पास थैली होता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं। तो द राइट आंसर इज कंगारू। वेल के पास तो थैली होता नहीं है। बैट भी अपने बच्चों को अपने थैली में रख के नहीं घूमता है। रैबिट के पास भी थैली नहीं होता। सीधी सी बात है, किसके पास होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कंगारू के पास, ओके। इसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं कंगारू को तो देखे होंगे, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, When you climb up stairs, your heartbeat increases. This is the example of। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है। यह किसका उदाहरण है। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर का है, ठीक है, जो ट्वेल्थ में इवोल्यूशन चैप्टर है ना उससे बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन, और ये 2010 में पूछा भी गया है। तो द राइट इसका आंसर क्या होगा, आइसोस्टैटिक्स। क्या होगा, आइसोस्टैटिक्स। तो द राइट आंसर इज आइसोस्टैटिक्स, ओके, ठीक है। शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन, लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन या आइसोस्टैटिक्स। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर ये आइसोस्टैटिक्स होता क्या है। तो सीधा पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्या है, कि जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये आइसोस्टैटिक्स क्या होते हैं, सम स्थिरता क्या है, ये एक स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका सीधा आंसर आप लोग याद कर लो कि क्या है, ये आइसोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्सपियल। ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को डिस्क्राइब की हूँ बहुत अच्छे से। तो मार्सपियल का डिफिनीशन भी बताई और इसका आंसर भी बताई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंगारू, ठीक है। चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। मार्सपियल उसे कहते हैं जिसका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस मैमल के पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक यानी थैली नुमा संरचना होता है, ठीक है। अपने बेबी को उसमें रखकर जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक
उसे उसी में रख कर पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं या फिर कुछ उसकी डेवलपमेंट भी वहीं से होती है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया है आइसोस्टैटिक्स। क्या होंगे? आइसोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो गया है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो आप लोग भी पढ़ो। विच प्रोसेस कैन डन बाय वायरस इनसाइड द होस्ट सेल। कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? तो ऑप्शंस में देख लो, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ है भी, डीएनए रिपीटेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या वायरस कहाँ जा रहा है? होस्ट सेल के अंदर जा रहा है। वायरस होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, तो आप लोग सीधा समझ लो कि वायरस होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, मतलब ये किसका एग्जांपल है? ट्रांसक्रिप्शन का एग्जांपल। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से जो आरएनए में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमेरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, ये बच्चों आप लोग भी याद कर लो, इसका हिंदी नहीं होता है, आरएनए पॉलीमेरेज ही बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लो कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना बच्चों, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो गए? साइटोप्लाज्म में। और अगर यूकैरियोटिक में हो रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होंगे? न्यूक्लियस में। कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस किसे बोलते हैं, तो वही जब आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उसे हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। आंसर इसका क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुलेखन। ठीक है बच्चों, चलो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। चलो अब आप लोग भी थोड़ा सा रीड करो तो जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉलेस वर्टिब्रेट? क्या? जॉलेस वर्टिब्रेट। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जबड़ा विहीन कशेरुकी है? ठीक है, तो क्या स्टारफिश, लैम्प्रे, रे, शार्क? रे कुछ नहीं होता, स्टिंगरे होता है। रे कुछ नहीं होता, ठीक है, स्टिंगरे होता है। ओके गाइस, तो इस ऑप्शन को थोड़ा सुधार लो, स्टिंगरे। ओके, चलो तो पहले समझ लो टर्म क्या है? जॉलेस वर्टिब्रेट। जॉलेस तो सीधा आप लोग समझ रहे हो कि जबड़ा विहीन, जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट का आप लोग शुरू से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो चलो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अब सीधा आप समझो। अब उसके लिए मैं 4-5 तो मैं नहीं जाऊंगी कि वर्टिब्रेट क्या होता है, इनवर्टिब्रेट क्या होता है, इतना इतना आप लोगों को मेहनत करना होगा। ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को आना चाहिए। वर्टिब्रेट्स के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इसको कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो था हमारा पार्ट, एक जो था वो एग्नाथा था, और दूसरा क्या था? गनाथोस्टोमाटा। ठीक है, एग्नाथा में क्या था? जौ की कमी थी, जबड़ा विहीन था, और गुनाथा स्टोमाटा जो था उसमें जबड़ा था। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम्पल जबड़ा विहीन वाला एग्जाम्पल है वो क्या है? लैम्प्रे। लैम्प्रे में जबड़ा नहीं होता है। ठीक है, और बाकी सब जो है वो गुनाथा स्टोमाटा का एग्जाम्पल्स है। किसका? गुनाथा स्टोमाटा का। ठीक है, जिसमें जबड़ा है। और इसमें क्या पूछ रहा है? जबड़ा विहीन कोशिका। तो लैम्प्रे किसका एग्जाम्पल है? जबड़ा विहीन कोशिरुकी। ठीक है, जिसे वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ जो इतना मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताया उसे प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर, विच कंपाउंड वाज फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग इवोल्यूशन? उद्विकास के दौरान कौन सी यौगिक सर्वप्रथम बना? तो क्या बना था? आरएनए बना था। इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्या बना था? आरएनए बना था। ओके, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आरएनए का फुल फॉर्म जिसको पता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी। चलो फिर मैं भी लिख देती हूँ। राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई है लगभग, कितनी लंबाई है? लगभग
लगभग 96,000 किलोमीटर। ओके, क्या है 96,000 किलोमीटर। ओके, अप्रॉक्स होता है बेटा, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लेना कि अप्रॉक्स कितना होता है, 96,000 किलोमीटर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। इस क्वेश्चन को मैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर आप लोगों ने केयरफुली वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ समझाई थी। तो इसका आंसर सबको पता होगा, 100% सारे बच्चे को पता होगा। जल्दी से आंसर लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। क्या बताया था मैंने, पेंटोज बताया था। ओके, क्या बताया था, पेंटोज बताया था, ठीक है। इसको एक और नाम से बोलते हैं, उसे क्या बोलते थे, डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें कितने कार्बन होते हैं ये भी बताया था, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 कार्बन एटम्स। ओके, चलो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बता चुके थे, आप लोग को याद होगा ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर था वो किसका था, पेंटोज का था, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्न में से कौन एक फॉस्फोलिपिड है, इसमें से कौन एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो बेटा पहले समझ लो फॉस्फोलिपिड होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों फॉस्फोलिपिड होता क्या है, तो फॉस्फोलिपिड क्या है, अणुओं के साथ 2 फैटी एसिड विथ मोडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होते हैं ना ग्लिसरॉल बैकबोन से, उसी को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, C39H75O10 एंड P होता है, एंड नहीं साथ में अटैच रहता है, P फॉस्फेट ग्रुप होता है, मॉडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोलिपिड। तो मस्टर्ड क्या है हमारा, मस्टर्ड ना एक पोलर लिपिड है, ओके। और ये लाइसिथीन जो है वो हमारा फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड है। एंड स्टैटिक एसिड क्या है, एक पॉलीमरेज है। एंड कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा, लिपिड है, ओके। तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा इसमें फॉस्फोलिपिड है, जैसे कि मैंने बताया लेसिथीन। द राइट आंसर इज लेसिथीन, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप आपको फॉस्फोलिपिड समझ में आ गया होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूकस। इसमें से म्यूकस कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा म्यूकस नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अगार। सेकेंड इज एल्जेनिक अम्ल एंड थर्ड इज कैरागिनान एंड फोर्थ इज मन, ठीक है। तो आपको अगार बता देती हूँ, अगार क्या होता है, अगार ना जेलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेलेटिन लाइक सब्सटेंस। और इसका यूज़ कहाँ होता है, माइक्रोबायोलॉजी में। कहाँ होता है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज़ होता है, ओके। अगर कोई पूछे कि अगार का यूज़ कहाँ होता है तो माइक्रोबायोलॉजी में होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, जेलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है, वो भी अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और अब देख लो एल्जेनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड के बारे में हम आपको और पहले ही बताए हुए, किसे एल्जीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जीन बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। और ये ईटिएबल होता है, खाने योग्य होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कैराजिन। कैराजिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। और ये रेड इन कलर में पाया जाता है, किस कलर में पाया जाता है, लाल रंग में पाया जाता है। और ये किस एल्गी में पाया जाता है, अगर कोई पूछ दे कि कैराजिन कैरागिनान किस में पाया जाता है, तो वो रेड एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, रेड एल्गी में। तो द राइट आंसर इज मंड, ओके, मंड। अब पहले एक चीज़ और समझ लो कि म्यूकस होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि म्यूकस म्यूकस, वैसे आप लोग सब लोग समझते हो कि मुझे पता है, ये कॉमन सा वर्ड है, सबको पता होगा। एक चिपचिपा स्लिपरी लाइक पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। जो फिसलन टाइप होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। जैसे सर्फ यूज़ करते हो तो फिसलन टाइप फील होता है ना, वो एक तरह से क्या हुआ, वो जो वहाँ पे केमिकल यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, वो एक तरह का म्यूकस होता है, ठीक है। चलो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एनिमल्स डाई फ्रॉम साइनाइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइनाइड से पशु मर जाते हैं। ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये अनकम्पिटेटिव सक्सेशन का उदाहरण है। किसका है बच्चों, अनकम्पिटेटिव सक्सेशन का। इसे आप लोग याद कर लेना कि अगर ये नेचुरल डेथ नहीं ना हुआ, ये पशु खुद से अपना जीवन काल पूरा करके नहीं ना मरा, ये साइनाइड खाकर मरा है, ठीक है। एक तरह से साइनाइड क्या है, पॉइजन है, जहर है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, अनकम्पिटेटिव सप्रेशन का। किसका होगा,
अनकम्पिटेटिव सेपरेशन का। ठीक है, चलो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंजेशन ऑफ फ्लूइड बाय अ सेल इज कॉल्ड। एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतर्ग्रहण को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसमें क्या होगा, ग्रैनुअल फीडिंग होगा। क्या होगा, ग्रैनुअल फीडिंग। राइट आंसर इज कनिका भक्षण। क्या होगा, कनिका भक्षण। ओके, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्रैनुअल फीडिंग बोलते हैं, ग्रैनुअल फीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ओके, चलो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न आपको पता ही है। सेल फीडर मतलब जो सेल को खाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिका एक ठोस सतह पर अपने प्लाज्मा झिल्ली को लहराने से चल सकती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि किस सतह पर, ठोस सतह पर अपने प्लाज्मा झिल्ली को लहराने से चलती है। तो वो क्या है, वो जो झिल्ली है वो क्या है, फिलामेंटेशियस सेल है। क्या है, फिलामेंटेशियस सेल है। इसके बारे में बात कर लें। ठीक है, फिलामेंटेशियस सेल है जिसके थ्रू वो किस पर, ठोस सतह पर चलती है। ठीक है, फिलामेंटेशियस सेल कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों, रॉड शेप का होता है, रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लो तो ये क्या है, ब्लड वेसल सेल है। ये तो ब्लड में चलता है ना, ब्लड के सेल वॉल पे चलता है, तो उस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। याद कर लो कि डब्ल्यूबीसी में जो डब्ल्यूबीसी के जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, इसके जो सतह पर ये क्या चल रहा है, अगर वाइट ब्लड सेल्स मूवमेंट करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डायपेडेसिस बोलते हैं, डायपेडेसिस। हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि डायपेडेसिस का मतलब शायद डायपेडेसिस ही होता है हिंदी में भी। ठीक है, चलो अमोबा के मूवमेंट को, अमोबा का मूवमेंट सीडोपोडिया के थ्रू होता है। ठीक है, चलो माइक्रोफेजिक सेल क्या टिश्यू में पाया जाता है और इसका अमोबॉइडिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, अमोबॉइडिक मूवमेंट। ओके, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपॉल। क्या है, तो हिंदी में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि टेडपॉल के कार्यांतरण में कौन से कोशिका अंगक सम्मिलित होते हैं। तो कौन सी कोशिका अंगक सम्मिलित होते हैं, लायन काय। क्या होगा आंसर इसका, लायन काय होगा। ठीक है, टेडपॉल क्या होता है, मेंढक के छोटे बच्चे को बोलते हैं। जब टेडपॉल से जब वो कन्वर्ट होता है ना बच्चों एडल्ट फ्रॉग में, तो उसका जो पूंछ होता है ना, टेल होता है ना, वो गायब हो जाता है। तो उसमें कौन सा ऑर्गेनल्स मदद करता है, तो आप उसे लाइजोसोम भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे, लाइजोसोम। उसमें लाइजोसोमिक एंजाइम होता है जिसके थ्रू वो क्या होता है, उसका जो टेल होता है वो गायब हो जाता है। क्योंकि एडल्ट फ्रॉग के पास तो टेल होता नहीं है, पूंछ होता नहीं है, टेडपॉल के पास टेल होता है। तो जब वो कन्वर्ट होने मेटामॉर्फोसिस करके वो जब एडल्ट फ्रॉग बनने लगता है ना, तो उसका टेल गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसे लाइजोसोमल एंजाइमेट भी बोल सकते हो। ठीक है, या लायन काय बोल सकते हो। ठीक है, तो द राइट आंसर इज लायन काय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। यानी क्या पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन इस दोनों प्रोसेस में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि यूज़ नहीं होता। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ग्लाइकोलाइसिस किसे बोलते हैं, ग्लूकोज पीए में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो उसमें जाहिर सी बात है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी यूज़ होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी यूज़ होता है। ठीक है ना, पायरुवेट भी यूज़ होता है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी एक क्या नहीं होता है, तो एसिटल एल्डिहाइड दोनों में से किसी में यूज़ नहीं होता। ये एंजाइम का यूज़ दोनों प्रोसेस में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एसिटल एल्डिहाइड का यूज़ ग्लाइकोलाइसिस तथा फर्मेंटेशन में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा लिख लो। अगर 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं तो राइट आंसर क्या होगा, डी,
मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि ये बोरिंग क्वेश्चन टाइप ही आ रहा है अभी, जो भी है कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा। फिर भी कोई बात नहीं, पेपर में तो नहीं दिखेगा ना, एग्जामिनर नहीं दिखेगा कि ये बोरिंग क्वेश्चन है तो नहीं दूंगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम इनमें से कौन सा नहीं है, आंत्र जीवाणु नहीं है। ठीक है, तो स्यूडोमोनास कैपासिया, विवरो कोलेडी, सैल्मोना टाइफी एंड इकोलाई। तो द राइट आंसर क्या होगा, विवरो कोलेडी होगा। ठीक है, क्या होगा, विवरो कोलेडी, क्योंकि स्यूडोमोनास का जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रही थी आप लोग को तो स्यूडोमोनास का भी इस्तेमाल की थी, सैल्मोनेला का भी यूज़ की थी। ओके, और इकोलाई का भी यूज़ की थी। तो ये क्या होगा आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विवरो कोलेडी। ओके चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, दे हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल। ये भी क्वेश्चन मैं बहुत क्लियरली से बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं फर्स्ट ऊपर में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी उसमें मैं डाई एटम का चर्चा की थी ना, डाई एटम का चर्चा। तो डाई एटम जब हम सेल वॉल बता रहे थे कि सबका सेल वॉल किससे बना है, ब्राउन एल्गी का, रेड एल्गी का, ग्रीन एल्गी का, और उसमें एक और टर्म था ऑप्शन में था डाई एटम। तो मैंने उसका बताया था कि सेल वॉल किससे बनता है, और ये भी मैंने बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोगों को ध्यान में होगा तो यहाँ सीधा आप आंसर लिख दोगे। उसमें क्या बोले थे हम, डाई एटम का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज प्लस सिलिका से, किससे, सिलिका भी होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन इन चारों में से है जिसका सेल वॉल किससे बना है, सिलिका से बना है। किससे बना है, सिलिका भित्ति से बना है। तो आंसर क्या होगा, डाई एटम। तो द राइट आंसर इज डाई एटम। ओके चलो हो गया, ये बोरिंग क्वेश्चन था, फिर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ना रिपीट कर लेना। ओके, बोरिंग क्वेश्चन में मन नहीं लगता है बट फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। ओके, फिर इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।